Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. As promised, I am back with a video that will tell you all that happened in the Supreme Court in the first week of January. On the Constitution bench judgments, there were two Consti bench judgments that were delivered by the Supreme Court in the first week. I've already made a separate video and that has already been uploaded. Now this video will talk about all other judgments that were delivered by the Honorable Supreme Court. There are around 11-12 judgments and you will get to know about them all by just watching this one single video. The first one that we're going to talk about is Basavaraj versus Padmavati and another. This was delivered by a two-judge bench of Justice B.V. Nagaratna and Justice B.R. Gavai on 5th of January. This judgment was regarding a suit for specific performance. So यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन था जिसमें सेलर ने बायर को एक प्रॉपर्टी की सेल की थी, बट उसके बाद सेलर ने उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट होने नहीं दिया. यानी कि बायर वॉज saying again and again that I want to give the money that's pending, I want to make the transactions complete and I want to get possession of the property. But seller वो चीज़ accept नहीं कर रहे थे और हाई कोर्ट ने फाइनली बायर के फेवर में रूल कर दिया था कि अगर वो रेडी है पैसे देने के लिए तो सेलर को डेफिनेटली अपना जो अग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और जो प्रॉमिस उन्होंने किया था उसको फुलफिल करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. बट द सेलर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड द फैक्ट बट द सेलर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और सेलर के बिहाफ पे ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था. वो बार बार यही बोल रहे थे उनके काउंसिल कि जो बायर है उन्होंने इस बात पे कोई भी एविडेंस लीड नहीं किया है कि उनके पास सफिशिएंट मीन्स हैं ये सारा पैसा जितना भी बचा हुआ है वो पे करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे यही बोला कि बायर ने आपको नोटिस भेजे कि प्लीज़ इस सेल को एग्जीक्यूट कर दे, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वो पैसे ले, मैं आपको थोड़े पैसे पहले दे चुका हूँ, थोड़े अब दे रहा हूँ, मैं सेल को कंप्लीट करवाना चाहता हूँ. उन्होंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की, वर्बली रिक्वेस्ट की, फोन कॉल पे रिक्वेस्ट की, नोटिस भेजा. फिर उन्होंने आप जैसे ही लोअर कोर्ट ने जजमेंट भी दी उनके फेवर में, वैसे ही उन्होंने कोर्ट में विद इन अ फ्यू डेज पैसे पूरे डिपॉजिट भी करवा दिए. तो कोर्ट ने बोला कि जब वो इंटेंशन अपना दिखा रहे हैं पे करने का तो यहाँ पे उन्हें इस बात पे एविडेंस लीड करने की जरूरत नहीं थी वेदर ही हैज सफिशिएंट मीन्स टू पे और नॉट. सो दिस इज अ रिमार्केबल जजमेंट ऑन दिस पॉइंट. अगर आप भी ऐसे किसी केसेस से डील कर रहे हैं जहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो ये आपके उस केस में बहुत ज्यादा काम आएगी. The gist is that the court said that to prove his readiness to perform the contract, buyer need not plead evidence. Buyer need not give evidence on whether he had sufficient means to pay the money that he had to pay. When his readiness, when his willingness is apparent from his conduct. पता है जजमेंट रीडिंग की अहमियत सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में समझ आती है और वो भी स्पेशली क्लैट पीजी या फिर पीसीएसजे जैसे एग्ज़ाम्स. तो इससे पहले कि मैं आपको आगे कोई जजमेंट बताऊं, अभी तो बहुत सारी रह रही हैं वैसे, तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग होंगे जो पीसीएसजे जुडिशियल सर्विसेज में आने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं. आप सब लोगों के लिए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो या थोड़ा प्रिपेयर कर चुके हो, अभी आपको और हेल्प की ज़रूरत है कहीं से, अनअकैडमी जनवरी 15 को ठीक 12 PM को ये स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है. दैट मीन्स आपकी जो पूरी कोचिंग फ़ी है, आपकी जो पूरी सीखने की फ़ीस है, पैसे हैं, वो बिल्कुल फ्री हो सकते हैं. आपको फुल 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है. जनरली स्कॉलरशिप 1, 2, 3, 4 और मे बी टॉप 10 रैंकर्स को मिलती है. बट यहाँ पे मुझे अच्छी बात ये लगी कि रैंक 1000 तक के लिए आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं. इनफैक्ट जो रैंक 1 से लेकर 5 तक हैं उनको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स से मिलने का चांस मिल रहा है. और जब आप उनसे मिलोगे तो आप अपने बहुत सारे क्वेरीज पूछ सकते हो, आप अपने डाउट्स को एड्रेस करवा सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जनरली और किसी से नहीं पूछ सकते. तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं तो इनसे आप वो चीज़ पूछ सकते हो. अगर आपको इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वीलॉगिश सब्सक्राइबर्स के लिए. आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टॉप में ही एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और क्लिक करते ही आप उस पेज तक पहुँच जाओगे जहाँ से आप एनरोल कर सकते हो. अगर कोई कोड मांगे तो आपको सिंपली कोड यूज़ करना है वीलॉगिश. बस आपको बस टेस्ट की तैयारी करनी है. मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर भी चुके हो तो भी अपने आप को इवेलुएट करने के लिए ये टेस्ट ज़रूर दो. ऑल द बेस्ट टू यू. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ फटाफट. Now comes the case of Shekhar Resorts Limited versus Union of India. इस बेंच में है जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस एम आर शाह. यहाँ पर एक स्कीम है जो कि इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स या उनके केसेस
केसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सामने आती है. दैट इज़ अ 2019 स्कीम जिसका नाम है सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम. इस स्कीम के अंदर आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, अगर आप कोई, जैसे यहाँ पे एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी थी, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आप फुल एंड फाइनल पेमेंट कर सकते हो, अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हो, अपना जितना भी आपने पैसा देना है वो दे सकते हो. बट जो यहाँ पे अपीलेंट थे उनको हाईकोर्ट ने बोल दिया दैट यू can't avail the benefit of this scheme, and even if you want to deposit the amount towards settlement you cannot do that. Why? क्योंकि आपने जितना पीरियड आपको स्कीम के अंदर प्रोवाइड करा था उस पीरियड में आपने वो पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया. बट व्हेन द केस केम टू द सुप्रीम कोर्ट सॉ कि जिस पीरियड में उनको वो पैसा जमा करवाना चाहिए था, जो पीरियड 2019 स्कीम का उनके ऊपर एप्लीकेबल था, उस पीरियड में उनका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर मॉरेटोरियम पीरियड चलता है, वो मॉरेटोरियम पीरियड भी साथ में चल रहा था. और जब मॉरेटोरियम पीरियड जितने टाइम तक चलता है, दैट इज द लॉ, उस टाइम तक आप कोई भी अमाउंट टुवर्ड्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिपॉजिट नहीं करवा सकते. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें अपेलेंट की कोई गलती मानी जानी नहीं चाहिए. द रीजन बीइंग दैट the appellant company always wanted to deposit the amount. उनके पास वो अमाउंट रेडी था और वो हमेशा से उसे डिपॉजिट कराने के लिए रेडी थे. बट देयर वाज अ लीगल बार उस टाइम पे, एंड दैट बार वाज कि उनका मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला a person cannot literally be made to do something that is impossible. Impossible means impossible in law. जब उन्हें लॉ ही प्रोहिबिट कर रही थी तो इस बात का नुकसान हम उन्हें भरने नहीं दे सकते. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने द अमाउंट ऑफ मोर देन 1 crore was accepted by the Supreme Court and it was deposited towards the settlement under the 2019 scheme. So the point here is no one can be made to do what is impossible in law. इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिटरेट किया शेखर रिजॉर्ट्स केस में. नेक्स्ट इज अ केस बाय द सेम बेंच, जस्टिस एम.आर. शाह एंड वी.वी. नागरत्ना. ये केस है नीलकंठ पेपर इंडस्ट्रीज वर्सेस प्रूडेंट ARC लिमिटेड. दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 18 ऑफ द सारफेसी एक्ट. सारफेसी एक पर्टिकुलर ऐसी एक्ट है जिसको एक पर्टिकुलर टाइप के डेट्स को रियलाइज करने के लिए बनाया गया है. अब एक बार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल है जहाँ पे सारफेसी एक्ट से रिलेटेड केसेस चलते हैं, जहाँ पर इस तरह के डेट्स को रिकवर किया जाता है, बैड डेट्स को भी रिकवर किया जाता है. एक बार DRT आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे दे और उसके अगेंस्ट में आप अपील प्रेफर करना चाहते हो DRAT को, दैट मीन्स डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को. तो सेक्शन 18 ऑफ द सारफेसी एक्ट ये बोलता है कि उस केस में आपको 50% ऑफ द डेट डिपॉजिट करानी पड़ेगी एज प्री डिपॉजिट, यानी कि केस शुरू होने से पहले. ऐसे मेजर्स अक्सर इसलिए लिए जाते हैं स्टैट्यूट्स के अंदर ताकि डिक्री होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. इस केस में क्वेश्चन ये था कि ये जो 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट डिपॉजिट कराना है, ये डेट है क्या इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, डेट मीन्स बाय इंटरप्रिटेशन दे इंटरप्रेटेड सेक्शन 18, दे इंटरप्रेटेड अदर प्रोविजंस ऑफ द सारफेसी एक्ट एंड सेड दैट डेट डेफिनेटली इंक्लूड्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. उन्होंने बोला अगर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का नोटिस है सारफेसी एक्ट में तो उस नोटिस में जो अमाउंट मेंशन्ड है वो हम डेट का अमाउंट मानेंगे. अगर कोई सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स की बात है तो जो सेल सर्टिफिकेट में अमाउंट मेंशन है हम उसे डेट का अमाउंट मानेंगे. और ये जो भी डेट का अमाउंट होगा वो पूरा लायबिलिटी अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट अमाउंट मिला के होगा. So the principle is section 18 of the Sarfacy Act was interpreted in a way कि डेट में liability और interest दोनों ही आते हैं. Next is the case of K. Sridhar versus Rouse Constructions. The bench is of Justice M.M. Sundaresh and Justice M.R. Shah. यहाँ पे भी सारफेसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था बट थोड़ा सा डिफरेंट था. यहाँ पर DRT ने, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने, एक एप्लीकेशन को, जो सिक्योरिटाइजेशन की एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस कर दिया था ये बोलते हुए कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है सिर्फ वो एग्जेम्प्ट होती है सारफेसी एक्ट के प्रोविजन से एंड दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है. मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूज नहीं हो रहा है. तो DRT ने ये बोला था कि अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड होती, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल यूज हो रहा होता, तो जो बोरोअर्स थे उनको ये एविडेंस के थ्रू कोर्ट में दिखाना चाहिए था, इस बात पर एविडेंस लीड करना चाहिए था कि ये कैसे एग्रीकल्चरल लैंड है और यहाँ पर कैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है अगर आपने इस लैंड को सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ मॉर्गेज कर रखा है.
एक तरफ तो बोरोवर्स ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं लीड किया था और दूसरी तरफ इसी केस में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने फोटोग्राफ्स और एविडेंस फाइल किया था कोर्ट में, डीआरटी में, ट्रिब्यूनल में, ये शो करते हुए कि वहां उस लैंड पे कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसलिए डीआरटी ने जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनके फेवर में रूल किया उस सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन को डिसमिस करके। बट जब ये केस हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने डीआरटी की फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया, उन्होंने उल्टा बोला। बट लेकिन फिर से जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, कि जब एक ऑल्टरनेट रेमेडी थी, जब एक रेमेडी अवेलेबल थी, तो हाईकोर्ट को रिट पिटिशन ऐसे केस में एंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी। द सुप्रीम कोर्ट सेड कि डीआरटी के अगेंस्ट अगर अपील में जाना था तो दे शुड हैव गॉन, द बोरोवर शुड हैव गॉन टू द डीआरएटी, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, बट वो गए सीधा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी गलती की कि उन्होंने उनकी उस पिटिशन को एंटरटेन किया, सुना और इस पर डिसीजन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला है कि पहले तो हाई कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए था उसको, और सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये जो लैंड थी ये एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूज हो रहा है, ये किसी भी तरह से किसी भी एविडेंस से पता नहीं चल रहा है। और इनफैक्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर का एविडेंस ये पता लगाने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है कि यहाँ पर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो हम लोग को भी हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हम देख ले कि हमारे पास क्या कोई और रेमेडीज हैं एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने से पहले। जब ट्रिब्यूनल्स का केस है तो आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल जाना होता है। बाकी जो और डिटेल्स हैं उसके लिए आप पर्टिकुलर एक्ट देख सकते हो जिस भी केस से आप डील कर रहे हो, बट ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। Next is the case of B. Venkateswaran. The bench comprised of Justice M.R. Shah and Justice Krishna Murari. ये केस था SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक प्रोसीडिंग तो इनिशिएट कर दी गई थी इस SC/ST एक्ट के अंदर, बट हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया था अंडर सेक्शन 482 अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए। अब इसकी अपील आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्वॉश क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को येस बोला, अपहोल्ड किया। उन्होंने बोला कि ये इस एक्ट में फॉल करने के लिए, ऑफेंस में फॉल करने के लिए जो भी दो कम्युनिटीज के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, अगर कोई लड़ाई भी हुई है या कोई मारपीट भी हुई है, या एक कम्युनिटी ने किसी दूसरी कम्युनिटी को जो इस एक्ट के अंदर फॉल करती है, SC या ST में फॉल करते हैं, उनको कोई हार्म किया है, तो वो ऑफेंस तभी अट्रैक्ट होगा जब ये हार्म उन्होंने ये जानते हुए और ये सोचते हुए और एक इस इंटेंशन से किया हो कि मैं इस कम्युनिटी के इंसान को ये हार्म कर रहा हूँ या मैं इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंसल्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में ऐसा कुछ भी तो दिखा नहीं, बल्कि ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट था, और हर एक प्राइवेट डिस्प्यूट ऐसा जो कि दो कम्युनिटीज के बीच में है या फिर जिसमें एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जो SC या ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उस हर डिस्प्यूट को हम SC/ST एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं मान सकते। ऑफ कोर्स बहुत थिन लाइन है, पता नहीं लग पाता ऐसे केसेस में, बट फिर भी एविडेंस कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। सो एविडेंसेस अवेलेबल जो थे उनको अप्रिशिएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्हाट हाई कोर्ट डिड वाज राइट। नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा केस है, इसमें मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रिंसिपल बता रही हूँ। दिस इज द केस ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। यहाँ पे भी बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी। ये भी सारफेसी एक्ट से रिलेटेड है और इसमें ये बोला है कि सेक्शन 26E है एक सारफेसी एक्ट का। हमेशा याद रखना, अगर आप कभी भी इन एक्ट से डील करो, कभी ना कभी तो आप इस एक्ट को पढ़ोगे ही, जो कि 2016 में बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, इंसर्ट किया गया था एक्ट के अंदर। वो ये बोलता है कि अगर सारफेसी में कोई डेट्स ड्यू हैं तो उसको इन प्रायोरिटी दिया जाएगा और किसी डेट के लिए, मतलब कि अगर आपको सारफेसी एक्ट के अंदर कोई पैसा चुकाना है तो आप पहले वो चुकाओगे फिर कोई और पैसा चुकाओगे। ये प्रिंसिपल को, इसी सेक्शन को बस इस केस में थोड़ा सा समझाया गया, बेसिक प्रिंसिपल निकल के यही आ रहा है। नेक्स्ट अगेन इज अ केस इन विच अ प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन, जो कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड था। दिस इज द केस ऑफ IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस नरसिम्हा एंड जस्टिस AS बोपन्ना। सेक्शन 59 है एक कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 का।
ये जो सेक्शन 59 है ना, ये एक बहुत पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन की बात करता है जो है रेक्टिफिकेटरी जुरिस्डिक्शन। रेक्टिफिकेटरी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ करेक्शन से रिलेटेड है। सो एक सेक्शन बोलता है कि जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, उसमें आप करेक्शंस कर सकते हो, रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो इजीली सिर्फ एक एप्लीकेशन के बाद में, जिसमें बट ऐसे केसेस में जहां पे कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ना हो, जहां पे कोई दो पार्टी डिस्प्यूट ना कर रही हो और अब बस आपको इतना की कह रही हूँ कि रेक्टिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है रजिस्टर में। तो अब ये रेक्टिफिकेटरी जुरिस्डिक्शन है क्योंकि, तो इसके नाम से ही समझ आता है कि तभी होगा जब कोई डिस्प्यूट ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को दोबारा से एक बार रीइटरेट किया और ये बोला कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 59, ये हमारी पुरानी वाली कंपनीज एक्ट में भी था। जो 1956 एक्ट थी उसमें ये सेक्शन 111A था, वहां पर भी ये सेक्शन एग्जैक्टली सेम था, उससे पहले भी ये सेक्शन एग्जैक्टली सेम था। उन्होंने बोला बस सेक्शन नंबर बदला है, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन, इसका कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहा है और आज तक ये सिर्फ उन्हीं केसेस में अप्लाई हुआ है जहां पे कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट ना हो। दिस इज समरी इन नेचर, बहुत जल्दी यहाँ पर काम हो जाता है। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इस केस में अगर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे तो इस सेक्शन को अप्लाई करके रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता था, बल्कि पहले उन फैक्ट्स को अदर सेक्शंस के अंदर सुना जाना चाहिए था। यहाँ पे समरी नेचर में उसे डिसाइड हम नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट एक बहुत लॉन्ग लेंदी जजमेंट आपको लगेगी, अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्स है ना वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये पोजेशन का सूट था, टाइटल का सूट था और ये बहुत पुराना सिविल सूट है, इसलिए भी ऐसे सिविल सूट्स में जो फैक्ट्स होते हैं कई बार वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं आप लोग के लिए समझने। आप लोग ऐसा मत समझना कि आपके साथ ही हो रहा है सिर्फ, दिस हैपेंस विद एवरीबडी, बिकॉज उसमें इतना कुछ डेवलपमेंट आ जाता है ना कि उसे वही लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जो या तो बहुत टाइम लगाए या फिर वो उस केस से खुद एसोसिएटेड हो। सो दिस इज द केस ऑफ स्मृति देबर्मा वर्सेस प्रभा रंजन देबर्मा। दिस was delivered by a bench which comprised of Justice Sanjeev Khanna and Justice J.K. Maheshwari। यहाँ पे ना अब मैं सिंपली आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि 1986 में ये सूट फाइल हुआ था फॉर टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय स्मृति देबर्मा। स्मृति देबर्मा की इस डिसीजन के आने तक डेथ हो चुकी थी, इसलिए आपको टाइटल में से स्मृति देबर्मा डेड लिखा हुआ मिलेगा। उन्होंने भी ये सूट को एक महारानी के बिहाफ पे फाइल किया था एक प्रॉपर्टी का टाइटल लेने के लिए। तो अब ये सूट स्मृति देबर्मा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने लड़ा जैसे जैसे केस आगे बढ़ा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था वो ये था कि अगर कोई भी प्लेंटिफ है और वो असर्ट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आई वांट द टाइटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, देन इफ वी गो टू सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट विल मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर है ये प्रूव करने का कि ये टाइटल उनका कैसे है। बस सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को एक बार दोबारा से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें लॉ पॉइंट ले डाउन किया, विच इज कि जो इंसान, अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, उसका बाकी सबके अगेंस्ट एक राइट होता है। मतलब कि मैं पोजेशन में हूँ इतने टाइम से, तो मैं इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करूंगी एज ऑफ राइट, और मैं आप सबको जो दुनिया के और बाकी लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर सकती हूँ इस प्रॉपर्टी को यूज करने या एंजॉय करने से। ये मेरा जो राइट है ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, बस ओनर के अगेंस्ट नहीं है। अगर ओनर कभी आ जाता है और मुझसे अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड करता है तो ऑफ कोर्स आई विल हैव टू गिव द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर। तो ये जो राइट होता है पोजेशन में है जो इंसान उसका, दिस इज अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड एंड नॉट अगेंस्ट द ओनर। सो इस केस में यही दो लॉ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगेन इज अ केस जिसके लॉ पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, ताकि आप फिर से इस जजमेंट को पढ़ के कंफ्यूज ना हो और आप ऐसा ना सोच लग जाओ कि मुझे NCLT, NCLAT की, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ऐसे केसेस को समझने के लिए। सो दिस इज द केस ऑफ साबरमती गैस लिमिटेड वर्सेस शाह अलॉयज। जो बेंच था इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। इस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर जो थे वो एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाना चाह रहे थे। अब ये प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो जो एप्लीकेशन दी डिसमिस हो गई थी। NCLT ने ये कह के, मतलब कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये कह के इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया दैट इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, और एक्चुअली वो लिमिटेशन से बार्ड थी, मतलब उसका एक्चुअल
एक्चुअल पर से लिमिटेशन पीरियड, प्रेमा फेसाई लिमिटेशन पीरियड तो एक्सपायर हो चुका था। NCLT में जब अपील गई एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी NCLT की बात को सही माना। बट फिर ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे ये आ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आके सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हाँ भाई आपने कह तो दिया कि प्रेमा फेसाई तो ये इनकी जो एप्लीकेशन थी ये बार्ड बाय लिमिटेशन थी, बट आपने ये नहीं देखा कि सेक्शन 5 भी है एक लिमिटेशन एक्ट में जो ये बोलता है कि अगर कोई सफिशिएंट कॉज था जो कि आपको कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कहीं भी आने से रोक रहा था, किसी रीजन से आप नहीं आ पा रहे थे, तो आपको लिमिटेशन पीरियड आपके लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि वो पीरियड जिसमें आप सफिशिएंट कॉज की वजह से कोर्ट नहीं आ पाए, उस पीरियड को हम नहीं मानेंगे, ऐसे मानेंगे जैसे वो पीरियड आपके पास था ही नहीं, इसलिए आपका पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा ऐसे केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं ये कब से बता तो रहे हैं कि ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, जिसको सीका बोलते हैं हम, उसकी वजह से हमारे राइट्स जो थे वो सस्पेंडेड थे और इस वजह से हम ये एप्लीकेशन लेके NCLT नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सीका के अंदर राइट सस्पेंडेड होना बिल्कुल एक सफिशिएंट कॉज माना जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सफिशिएंट कॉज है, इसलिए जो इनकी एप्लीकेशन है उसे बिल्कुल एंटरटेन करना होगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए। सो फ्रॉम दिस केस व्हाट यू शुड टेक होम इज दैट कि सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकती है लिमिटेशन एक्ट के। सफिशिएंट कॉस्ट बहुत काम आता है लॉयर्स के। नेक्स्ट इज अ वेरी पेक्यूलियर केस। ये केस है इंटरेस्ट टैक्स एक्ट ऑफ 1974 से रिलेटेड। ये वो एक्ट्स हैं जो हमें लॉ स्कूल में ऐसे तो पढ़ाई नहीं जाती हैं और बहुत बार मतलब अक्सर ये हमारे सामने नहीं आ पाती हैं जनरली कोर्ट्स में। इनका ट्रिब्यूनल जो है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। दिस इज द केस ऑफ मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मुथूट का नाम तो आपने सुना ही है तो आपको उससे याद रहेगा। बेंच में थे जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस MM सुंदरेश। सो यहाँ पे ये जो अपीलेंट्स थे ना, ये लोग एक हायर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे हायर परचेज अग्रीमेंट्स बना के अपने क्लाइंट्स के साथ उनको व्हीकल दिया करते थे। तो अब जैसे किसी को एक ऑटो की ज़रूरत है, उसको ऑटो चलाना शुरू करना है, बट उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऑटो खरीद सके, तो वो मुथूट के पास जाके एक हायर परचेज अग्रीमेंट बनवा लेता था। बोलता था कि आप मेरे लिए इस ऑटो के पैसे दे दो और मैं आपको ये पैसे रेंट की तरह से, मतलब इंस्टॉलमेंट में मैं आपको ये पैसे वापस देता रहूँगा। अगर वो चाहता तो थोड़े टाइम बाद वो उस ऑटो को परचेज भी कर सकता था। मान लेते कि उसके पास और पैसे आ जाते और वो परचेज करना चाहता, तो हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेल एंड बेलमेंट। तो यही चीज़ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी कही कि ये जो हायर परचेज अग्रीमेंट है, इसमें जो पैसा कंपनीज कमा रही हैं, जो मुथूट भी पैसा कमा रहा है, वो लोन तो बिल्कुल भी नहीं है, वो ना एक तरह से रेंट की तरह है। वो किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बल्कि रेंट जैसा आ रहा है। हायर परचेज अग्रीमेंट में जो पैसा आ रहा है उसे आप इंटरेस्ट नहीं मान सकते। लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने आईटैट यानी कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो फाइंडिंग्स थी इसको रिवर्स कर दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि आईटैट ने ये चीज़ सही नहीं कही कि क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये रेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए इस पे टैक्स नहीं बनेगा, मतलब इंटरेस्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ता है। तो आईटैट ने बोला था कि हाँ ये तो इंटरेस्ट जैसे फॉर्म में है ही नहीं, ये तो रेंट की फॉर्म में है, तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा नहीं देना पड़ेगा। आईटैट ने गलत किया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो हाईकोर्ट को फिर से डांट लगा दी, जैसे कि अभी पहले के केस में लगाई थी कि आईटैट की जो फाइंडिंग्स होती हैं उससे जनरली तो आपको इंटरवीन करना ही नहीं होता है। जो वो फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट हैं, अगर हाँ वहाँ पे कोई अलग क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आ रहा था तो आप बिल्कुल इंटरवीन करो एज अ हायर कोर्ट, बट वैसे आपको उस एपेलेट ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करना था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हायर परचेज अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट करते हुए यही बोला कि वहाँ पर जो पैसा आता है वो इंटरेस्ट की तरह से नहीं होता है, दैट इज मोर इन द फॉर्म ऑफ लोन, और वहाँ पे वो कॉम्पोजिट एलिमेंट्स होते हैं, सेल और बेलमेंट दोनों के ही, तो इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्ट टैक्स देना नहीं बनता और हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट में जो कि आईटैट ने निकाली थी। जनरली वो कंक्लूसिव मानी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन is a judgment authored by our very own Chief Justice of India, Justice
D.Y. Chandrachud. Along with him was Justice Seema Kohli, हमारी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली. So this was the case of Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited यानी कि IMPCL versus Kerala Ayurvedic Cooperatives Limited. यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर से रिलेटेड. जब भी गवर्नमेंट को कुछ चीज़ चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ प्रोक्योर करना है, कुछ बनवाना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए टेंडर्स इनवाइट करती है. यानी कि सब लोगों से, जो जनरल पब्लिक में हैं, जो सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबसे वो एप्लीकेशंस इनवाइट करती है कि अगर आप इस काम को लेना चाहते हैं तो आप आके अपनी एप्लीकेशन दें, हमें सेटिस्फाई करें कि क्यों हम ये टेंडर आपको अवॉर्ड करें. इस केस में गवर्नमेंट को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए थी, बट उन्होंने टेंडर इनवाइट नहीं किया. इस स्टेप को ही वो छोड़ दिया उन्होंने कहीं पीछे, और उन्होंने सीधा जो मेडिसिन थी वो प्रोक्योर कर ली IMPCL से. तो ये जो केरला आयुर्वेदिक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसको आ गया गुस्सा. इन्होंने कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल और बोला कि ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है. स्टेट के वेलफेयर स्टेट होने पे एम्फेसाइज किया और बोला कि टेंडर्स जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करते हैं, तो गवर्नमेंट को हमेशा टेंडर ही निकाल के लेना चाहिए था, उनको सीधा IMPCL पे नहीं जाना चाहिए था. जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो क्वेश्चन फॉर्मुलेट ये हुआ कि क्या जो गवर्नमेंट थी वो ये कर सकती थी कि वो बिना टेंडर इनवाइट करे मेडिसिन प्रोक्योर कर ले सीधा IMPCL से. इसको जानने के लिए रेफर किया गया आयुष मिशन की गाइडलाइंस को. अब जब वहाँ देखा गया तो जो गवर्नमेंट थी ना वो ऐसे एक्सक्यूजेज, एक तरह से असर्शंस करने लगी कि इन गाइडलाइंस में ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, वहाँ से हमें लगा कि IMPCL ही एक है जो क्वालिटी मेडिसिन देती है, इसलिए हमने उस स्टेप को बाईपास किया और IMPCL को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनसे हमने मेडिसिन ली. उन्होंने बोला कि हमने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी ना दिया है कि हमने अपना फ़ायदा करवाया या उनका फ़ायदा कराया या कोई बायस हो इसमें, बल्कि हमने तो IMPCL को तो बिल्कुल ही, मतलब गवर्नमेंट ही है इसमें स्टेक होल्डर, तो इसमें कोई प्राइवेट मोटिव वाली बात है ही नहीं, तो इसलिए हमने इनसे प्रोक्योर कर लिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. हमने टेंडर के रूल को बाईपास किया, तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट रीजन था कि हमें क्वालिटी मेडिसिन चाहिए थी और क्वालिटी वाली तो खाली IMPCL देता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फालतू के रीजन तो तुम हमको दो मत, क्योंकि अगर आयुष मिशन की गाइडलाइंस भी देखें तो वहाँ पर सिर्फ IMPCL नहीं बल्कि और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अराउंड 50 नाम थे जहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते थे मेडिसिन को. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर तो ये भी जस्टिफाई करो कि आपने उन 50 में से एक IMPCL को क्या ऐसे मतलब लॉटरी निकाल के चुना था कि ये वाली अच्छी होगी, जब उन आयुष मिशन ने की गाइडलाइंस में खुद लिखा हुआ है कि यहाँ पे 50 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें से आप ले सकते हो. तो कोर्ट ने बोला दिस इज होली अनजस्टिफाइड, आप बिना टेंडर के ऐसे मेडिसिन को प्रोक्योर नहीं कर सकते थे. उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक स्टेट नहीं हो, यू आर अ वेलफेयर स्टेट. People of India have entered into contract with government of India. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जस्टिस चंद्रचूड़ यहाँ पर लेके आए, समझाई उन्होंने कि सरकारों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम्हें लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना है, तुम्हें लोगों को एकदम इक्वली ट्रीट करना है, और जो तुमने यहाँ पर किया वो डेफिनेटली, उन्होंने बोला, आर्टिकल 14 का वायलेशन था. यू फेल्ड टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड. इसलिए बोला गया कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी होंगे तो टेंडर इन्वाइट किए जाएंगे. With this, we come to an end to all the judgments that were delivered in the first week of January 2023. इसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट भी थी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि डीमोनेटाइजेशन वाला केस और साथ में कौशल किशोर वाली जजमेंट जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं. आप उसे भी जाके देखना. आई होप ये वीडियो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर रही होगी. अगर कर रही है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आगे ऐसी वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी है. और आई होप कि आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो आपको ये सब कुछ आपके दिमाग में बस जाए, आप इन प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट कर पाओ. With this, I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.